तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं लीव अप टू नेम पार्ट 8 की। बाकी एपिसोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैपनीज सोल्जर्स ने हेम और युन क्योंग को घेर लिया होता है। फिर वो उनसे पूछ रहे होते हैं, क्या तुम लोग जोशन से बिलोंग करते हो। युन क्योंग को जैपनीज लैंग्वेज आती है, तो फिर उन सोल्जर से बोल रही होती है कि हम जोशन से बिलोंग नहीं करते, बल्कि हम जैपनीज़ हैं। फिर वो हेम से बोल रही होती है, क्या तुम्हें नहीं पता कि हम वापस कैसे जाएंगे, तुम्हें अभी कुछ करना होगा ताकि हम यहाँ से चले जाएं। हेम बोल रहा होता है, मुझे नहीं पता कि हम कैसे वापस जाएंगे। तभी जो सोल्जर का चीफ होता है वो उन दोनों को डांटने लग जाता है। फिर जो उनका चीफ होता है वो सोल्जर्स को ऑर्डर दे रहा होता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये लोग जैपनीज़ है, बट इन लोगों ने हमें देख लिया तो फिर हमें इन्हें मारना होगा। फिर वो सोल्जर्स उन दोनों को मारने जा रहे होते हैं। तभी यन को अपने बैग में से एक मशीन निकालती है जिसमें कि इलेक्ट्रिक शॉक होता है, और वो हेम को एक स्प्रे देती है। हेम वो स्प्रे करना स्टार्ट कर देता है, तो फिर वो सारे सोल्जर्स को कुछ भी नहीं दिख रहा होता। तभी यनकोंग हेम को वहाँ से लेकर भाग जाती है। आगे जाकर वो एक जगह पर रुक जाते हैं, तो फिर यनकोंग उससे बोल रही होती है कि तुम्हें यहाँ पर अकेला आना चाहिए था, बल्कि मुझे नहीं लाना चाहिए था। हेम बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर नहीं आया हूँ, बल्कि तुमने मुझे फॉलो किया है। यनकोंग पूछ रही होती है कि हम कहाँ पर हैं। हेम उसे बता रहा होता है कि हानयांग के पास है, और लगता है कि जैपनीज ट्रूप अभी यहाँ पर आए नहीं हैं, वो सिर्फ स्काउट्स थे। यनकोंग पूछ रही होती है कि यहाँ पर वॉर स्टार्ट हो गया है, तो फिर हेम हाँ बोलता है। यनकोंग बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वो पूछ रही होती है, क्या ये वही वॉर है जो कि 1592 में हुआ था, जैपनीज इन्वेंशन ने कोरिया पर अटैक किया था। हेम हाँ बोलता है, तो फिर ये सुनकर यनक्योंग वहीं पर बेहोश हो जाती है। इधर सियोल में यू जेहा पुलिस स्टेशन जाता है, और वहाँ पर वो सारे गैंगस्टर होते हैं। फिर वो उनसे पूछ रहा होता है कि यनक्योंग कहाँ पर है। वो गैंगस्टर बोल रहे होते हैं कि हमें नहीं पता, वो दोनों हमारी आंखों के सामने से गायब हो गए। इसके बाद वो वहाँ की सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे होते हैं, तो फिर जेहा देखकर परेशान हो जाता है, क्योंकि वो दोनों वाकई में गायब हो गए होते हैं। यू जेहा के ग्रैंडफादर यनक्योंग के ग्रैंडफादर से मिलने के लिए जाते हैं, और उससे पूछ रहे होते हैं, क्या यहाँ पर हेम है। यनक्योंग के ग्रैंडफादर बोल रहे होते हैं कि तुम ही तो उसे अपने साथ लेकर गए थे और तुम यहाँ पर ढूंढ रहे हो। तभी उसके ग्रैंडफादर बोल रहे होते हैं कि शायद वो वापस जोशन में तो लौट गया है। यनक्योंग के ग्रैंडफादर बोल रहे होते हैं, क्या तुम पागल हो गए हो, और उसे जाने के लिए बोल रहे होते हैं। जब वो वहाँ से जा रहे होते हैं तभी वो रुकते हैं और बोल रहे होते हैं कि वो अकेला गायब नहीं हुआ है, बल्कि तुम्हारे ग्रैंड डॉटर के साथ गायब हुआ है, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। यनक्योंग के ग्रैंडफादर अपने रूम में जाते हैं और वहाँ पर एक बुक पढ़ रहे होते हैं। तभी वो चिल्लाकर बोल रहे होते हैं कि उस पागल को अकेले जाना चाहिए था, बल्कि वो मेरी ग्रैंड डॉटर को साथ में लेकर गया है। जोशन डायनेस्टी में यनक्योंग को होश आ जाता है, तो फिर वहीं पर उसके पास में हेम लेटा होता है और दोनों बातें कर रहे होते हैं। यनक्योंग बोल रही होती है कि जब तुम पहली बार सियोल में आए थे, तो फिर मैं ही पहली पर्सन थी जिससे कि तुम मिले थे, और तुम्हारी वजह से मैं ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रही हूँ जिसकी कोई सेंस नहीं होती है। ये सुनने के बाद हेम यनक्योंग से माफ़ी मांग रहा यनक्योंग होता है। बोल रही होती है, तुम माफ़ी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, और ये सब जब ही हुआ है जब तुमने मुझे बचाने की कोशिश करी है। हेम याद कर रहा होता है कि जब उसने यनकों को बचाया होता है, तभी वो वापस जोशन डायनेस्टी और सियोल में ट्रैवल कर पाता है। फिर यनकों खड़ी होती है और एक बहुत बड़ा पत्थर ढूंढ कर लाती है, और वो उससे हेम को मारने जा रही होती है। हेम पूछ रहा होता है कि तुम क्या करने जा रहे हो। यनकों उससे बोल रही होती है कि तुम्हें मरना होगा, तभी हम दोनों वापस जा पाएंगे। तभी हेम वहाँ से हट जाता है और उससे बोल रहा होता है, क्या तुम मुझे मारना चाहती हो। यनकों बोल रही होती है, क्या तुम पागल हो गए हो, मैं एक डॉक्टर हूँ और लोगों को नहीं मारते हम डॉक्टर, ये काम तो तुम्हें खुद करना होगा। तो फिर हेम बोल रहा होता है कि मैं भी तो एक डॉक्टर हूँ और मैं भी नहीं मार सकता लोगों को। फिर वो अपने बैग में से एक नाइफ निकालकर उससे बोल रही होती है कि इससे तुम अपने आप का मर्डर कर लो। तभी अचानक से उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है, और वो देखते हैं कि दूसरी साइड से एक सोल्जर आ रहा होता है उनकी ओर। तभी वो सोल्जर वहीं पर गिर जाता है, और वो एक जैपनीज सोल्जर होता है, बट वो उनकी सारी बातें समझ पा रहा होता है क्योंकि उसे कोरियन लैंग्वेज आती है। वो सोल्जर बहुत ही बुरी तरीके से घायल होता है, और वो उनसे बोल रहा होता है, क्या तुम मेरा इलाज कर सकते हो। फिर हेम उससे बोल रहा होता है कि तुम उसे पनिशमेंट की तरह एक्सेप्ट करो, क्योंकि तुम दूसरी कंट्री को बर्बाद कर रहे हो। ये कहकर वो वहाँ से जा रहा होता है, बट यनको वहीं पर रुक जाती है और बोल रही होती है कि अगर हम दोनों यहाँ से चले गए तो फिर ये मर जाएगा। हेम उसे अपने साथ लेकर जाता है, और वो उससे बोल रहा होता है कि तुम क्या करने वाली हो। यनकंग बोल रही होती है कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं अपने पेशेंट को मरते हुए नहीं देखना चाहती हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये कौन है, बट मैं इसका इलाज करूँगी। हेम बोल रहा होता है, क्या तुम्हें पता है कि इसके साथियों ने अभी अभी हमें मारने की कोशिश की है। फिर यनकुंग सोल्जर के पास जाती है और वो उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देती है। ट्रीटमेंट करने के बाद अभी भी वो सोल्जर चल नहीं पा रहा होता। फिर उसके बाद वहाँ पर हेम पहुँच जाता है और वो उस पर एक्यूपंचर अप्लाई करता है। एक्यूपंचर अप्लाई करने के बाद वो अपने पैरों को हिला पा रहा होता है, तो फिर वो सोल्जर हैरान हो जाता है और वो हेम की ओर घूर कर देख रहा होता है। फिर वो सोल्जर अपने कपड़े पहनता है और वहाँ से जा रहा होता है। तभी उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई देती है और उनकी ओर सोल्जर्स आ रहे वो सोल्जर हेम और यनगंग को रोक लेता है, उनसे बोल रहा होता है, करीबन 15 दिनों में हमारी आर्मी हानेंग पहुँच जाएगी, तो फिर तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। ये सुनने के बाद वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। फिर कुछ ही देर बाद वहाँ पर जैपनीज सोल्जर पहुँचते हैं, और जिसका इलाज किया होता है यनक्योंग और हेम ने, वो उनका हेड होता है। आगे जाकर एक जगह पर हेम रुक जाता है और यनक्योंग से बोल रहा होता है कि मैं वापस हानेंग जाऊँगा। यनक्योंग पूछ रही होती है, क्या तुम वापस सियोल नहीं जाओगे। हेम मना कर देता है और बोल रहा होता है कि मेरी पेशेंट वेट कर रही है और मुझे उसे बचाना होगा।
यनकुंग पूछ रही होती है कि वो पेशेंट कौन है। हेम बोल रहा होता है कि तुम्हें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट वही अकेली लड़की है जिसने कि मुझ पर ट्रस्ट किया और मुझे सपोर्ट किया। डूचिल और उसका छोटा भाई डोंग मैक्यू को परेशान कर रहे होते हैं और उससे पूछ रहे होते हैं कि हेम कहाँ पर है, और वो उनसे बोल रही होती है कि मुझे नहीं पता, बट उसकी बातों का बिलीव नहीं कर रहे होते। डूचिल गुस्से में बोल रहा होता है कि 3 दिन के अंदर मेरे पास हेम होना चाहिए, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। हेम यनकुंग के साथ होता है और वो दोनों हान्यांग विलेज में होते हैं और साथ में चल रहे होते हैं। यनकुंग हेम की तरफ देख रही होती है और याद कर रही होती है। उसने बोला होता है कि मैं तुम्हें अपनी अच्छी साइड दिखाना चाहता हूँ। इसके बाद यनकुंग भी हेम का हाथ पकड़ लेती है और वो दोनों साथ में चल रहे होते हैं। तभी उनके सामने कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं। उनमें से एक बच्चा गिर जाता है, उसे चोट लग जाती है और वो वहीं पर रोने लग जाता है। हेम उस बच्चे के पास जाता है, उसे चुप कराता है। तभी वहाँ पर ग्रैंडफादर आते हैं और हेम से माफ़ी मांग रहे होते हैं। हेम बोल रहा होता है माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसने कुछ भी गलत नहीं किया है। फिर यनकुंग उस लड़के के पास जाती है, उसकी चोट पर बैंडेज लगाती है। बैंडेज लगाने के बाद वो उसे कुछ कैंडीज देती है। वो लड़का उन कैंडीज को देखने के बाद बोल रहा होता है कि ये तो सांगडोंग वोन है। फिर यनकुंग को याद आ रहा होता है कि बचपन में एक आदमी ने उसे ऐसी सेम नाम की कैंडीज दी थी। फिर उसके बाद हेम यनकुंग को हेमिनसो में लेकर जाता है और वहाँ पर वो अपने रूम में होता है। रूम में छोड़ने के बाद वो यनकुंग से बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पर वेट करना, मैं 10 मिनट में आ जाऊँगा, और वो वहाँ से चला जाता है। जब हेम बाहर जा रहा था तो फिर वो सुन रहा होता है कि वहाँ पर दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं वॉर के बारे में, और वो बोल रहे होते हैं कि हमारे पास अब ज़्यादा हर्ब नहीं बचे इलाज के लिए। यनकुंग को हेम के रूप में बहुत सारी बुक्स मिलती हैं और वो उन्हें पढ़ना स्टार्ट कर देती है। तभी उसके रूम में डोंग मैके पहुंच जाती है और यनकुंग से पूछ रही होती है कि तुम कौन हो। तभी डोंग मैको को याद आता है कि ये तो वही लड़की जो कि हेम के साथ में वापस आई थी। डोंग मैगी बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है और वो उससे पूछ रही होती है कि हेम कहाँ पर है। हेम दोबारा हेमिनसो में पहुंच जाता है, अपने रूम के बाहर खड़ा होता है और बोल रहा होता है कि यनकुंग वापस बाहर आ जाओ तुम। डोंग मैगी उसकी आवाज़ सुनने के बाद बाहर जाती है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। तभी हेम उसे चुप कराता है। फिर वो यनकुंग को बुलाता है अपने पास और वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जिन्हो आ जाता है अपने सोल्जर्स को लेकर। उनमें से 2 सोल्जर यनकुंग को पकड़ते हैं और वो उसे हेम से दूर कर देते हैं। जिन्हो हेम से बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पर अपने आप पहुँचे हो और तुम्हें नहीं पता है कि तुम क्या करते हो और तुम्हें क्या करना चाहिए। और वैसे भी तुम लोली ब्लड से बिलोंग करते हो और तुम्हारी पैदाइश भी बहुत ही गंदी है, तो फिर तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए। इसके बावजूद भी तुम यहाँ पर सुपरिटेंडेंट बन गए, जबकि तुम एक सर्वेंट के बेटे हो। तुम्हें तो मेरे सामने झुकना चाहिए और मेरा थैंकफुल होना चाहिए। इसके बाद अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है और वो हेम को वहाँ से ले जाते हैं। डूचर उसका छोटा भाई रास्ते में जा रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर हेम होता है, उसको कुछ सोल्जर्स पकड़ कर ले जा रहे होते हैं। हेम को एक जगह पर लेकर जाते हैं और वहाँ पर वो उसे एक केज में बंद कर देते हैं। फिर वो देखता है कि उसकी साइड में एक और केज होता है और उसके अंदर होते हैं हेजुन। मास्टर हेजुन हेम से बोल रहे होते हैं कि तुम हमेशा अपनी सिचुएशन से भागना चाहते हो। डोचिल पैलेस के बाहर होता है और वो बोल रहा होता है कि लगता है कि हेम आज मारा जाएगा, बट मुझे उसे मारना चाहिए। तभी वहाँ पर डोचिल का एक साथी आता है और उससे बोल रहा होता है कि तुम्हें अपने घर जाना चाहिए जल्दी। फिर डोचिल वहाँ से चला जाता है। हेम मास्टर हेजुन से बात कर रहा था, उनसे पूछ रहा होता है कि आप यहाँ पर क्यों लॉक्ड हो। मास्टर हेजुन बोल रहे होते हैं क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हारी वजह से यहाँ पर लॉक हूँ, क्योंकि तुमने किंग के साथ एक गलती की थी। हेम बोल रहा होता है कि आप तो मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए, क्योंकि एक लोली ब्लड की वजह से आपको यहाँ पर बंद कर दिया गया और आपका सारा हार्डवर्क वेस्ट गया है। मास्टर हेजन बोल रहे होते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, और वैसे भी तुम परेशान नहीं हुए अपने बैकग्राउंड के बारे में बात करके, या फिर तुमने अपने प्राइड को रिकवर कर लिया है जब तुम ऑफिसर्स को ट्रीट करते हो अपनी नीडल्स से। और वैसे भी तुम दूसरे वर्ल्ड में गए थे, तो फिर वहाँ पर कैसी क्लास थी, क्या वो यहाँ से अलग थी? तुम्हें क्या लग रहा था जो तुम यहाँ पर नहीं कर पाए जोशिन डायनेस्टी में, तुम वहाँ पर कर पाओगे अपने टैलेंट से? हेम पूछ रहा होता है कि आपको ये सब कैसे पता। तो फिर मास्टर हेजन बोल रहे होते हैं क्या तुम्हें पता है कि इस ट्विटर फेस्ट की वजह से तुमने एक रॉन्ग पाथ चूज़ कर लिया है। फिर वहाँ पर एक ऑफिसर आता है और सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि तुम ये लॉक ओपन कर दो, और वो लॉक ओपन करते हैं मास्टर हेजुन का। फिर वो उनसे बोल रहा होता है कि तुम्हारी किस्मत काफ़ी अच्छी है, क्योंकि तुम्हें मैजेस्टी देखना चाहते हैं। मास्टर हेजुन वहाँ से जा रहे होते हैं, तभी वो रुक जाते हैं। फिर वो हेम से बोल रहे होते हैं कि तुम्हारा नीडल केस तुम्हें डॉक्टर नहीं बनाता, और तुम्हें याद रखना होगा जो तुम्हारा टैलेंट है वो काफ़ी वैल्यूबल है। यनक्योंग उसी इन में होती है जहाँ पर उसे हेम लेकर गया होता है। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर उससे मिलने के लिए जिनो आता है और वो उससे पूछ रही होती है कि तुम क्या करना जिनो चाहते हो। बोल रहा होता है कि मैं कुछ भी नहीं करना चाहता, बल्कि मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ अपने रूड बिहेवियर की वजह से। अगर तुम मुझे बता दोगे कि तुम कौन सी फैमिली से बिलोंग करती हो, तो फिर मैं तुम्हें वहाँ पर तक छोड़कर आ जाऊँगा। यनक्योंग बोल रही होती है तुम्हें ये सब जानने की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। अचानक से यंगक्योंग बैठ जाती है और बोल रही होती है कि मैं यहीं पर रुकना चाहती हूँ, रेस्ट करना चाहती हूँ। तो फिर वहाँ पर जिनो भी बैठ जाता है। फिर यंगक्योंग क्यूटली बिहेव कर रही होती है और जिनो से पूछ रही होती है कि तुम कुछ बोल रहे थे हेम के बारे में, हेमिंसो के बारे, तुम वो क्या बातें कर रहे थे, क्या तुम मुझे बता सकते हो? जिनो बोल रहा होता है कि हेम अपने आप पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता है और वैसे भी वो एक लोली ब्लड है, और जो उसकी मॉम थी वो एक सर्वेंट है। वो पैलेस में एंटर हुआ ताकि वो किंग का माइग्रेन ठीक कर सके,
बट उसका हाथ कांपने लग गया। इस वजह से किंग को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई और उसके बाद उसने पैलेस गार्ड पर भी हमला कर दिया और वहाँ से भाग गया। यनकुंग पूछ रही होती है उसके साथ क्या होगा। फिर जिन्हों उसे बता रहा होता है कि वैसे वो डिज़र्व करता है कि उसे मार दिया जाए, बट मुझे नहीं लगता कि अभी उसे मारा जाएगा सिचुएशन को देखकर। अगर वो लकी हुआ तो फिर वो वापस भी आ सकता है। जिन्हों के पास एक चीज़ होती है और वो यनकुंग से बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। जब वो उसे ओपन करता है तो फिर उसमें यनकुंग का शूज़ होता है और उससे बोल रहा होता है कि जब तुम यहाँ पर पहले आई थी तो फिर तुम्हारा शूज़ यहीं पर रह गया था, इस वजह से मैंने इसे अपने पास रखा ताकि मैं तुमसे दोबारा मिल सकूं। और वो उसे पूछ रहा होता है कि किस चीज़ से बना है। फिर वो उसे बता रही होती है कि लेदर से बना है। और जैसे ही वो शूज़ अपने हाथ में लेती है फिर वो जिनों को उसी से पीटने लग जाती है। उसे पीटने के बाद वो वहाँ से भाग जाती है और वहाँ पर डोंग मैगी भी होती है और वो उसे देख लेती है। डोंग मैगी यनकुंग के पास जाती है और वो उसे अपने साथ वहाँ से लेकर चली जाती है। यनकुंग पूछ रही होती है क्या तुम्हें पेरिस का रास्ता पता है, क्योंकि हेम को वहाँ पर ले जाया गया है। तो फिर डोंग मैगी बोल रही होती है कि मैं थोड़ी देर में वहाँ पर जाने वाली हूँ। जैसे ही वो जा रहे होते हैं तभी वहाँ पर एक सोल्जर आता है और वो यनकुंग को अपने साथ एक जगह पर लेकर जाता है। वहाँ पर उससे मिलने के लिए एक आदमी खड़ा होता है और वो होते हैं मास्टर हेजुन। यनकुंग उनसे पूछ रही होती है कि आप कौन हो, क्या आप मुझे जानते हो। तो फिर मास्टर हेजन उसे उसका बैग वापस लौटा देते हैं जो कि वो पहले यहाँ पर छोड़कर चली गई होती है। फिर मास्टर हेजन उसके वर्ल्ड के बारे में कुछ बातें कर रहे होते हैं और उससे बोल रहे होते हैं कि मैंने तुम्हारे बैग में से कुछ कैंडीज़ ले ली हैं। यनकुंग पूछ रहे होते हैं कि आप कौन हो, आप ये सारी बातें मेरे वर्ल्ड के बारे में कैसे जानते हो। तो फिर मास्टर हेजन बोल रहे होते हैं कि जब टाइम आएगा तो फिर तुम्हें सारी बातें पता चल जाएंगी और हम दोनों बातें भी कर पाएंगे। अगर मेरी प्रिडिक्शन बिल्कुल ठीक है तो फिर हम फ्यूचर में दोबारा मिलेंगे। और वैसे भी अभी तुम जल्दीबाजी में हो क्योंकि तुम्हें हेम को बचाना है। यूनकिंग पूछ रही होती है क्या आप हेम को जानते हो। तो फिर मास्टर हेजुन हाँ बोलते हैं। हेम अभी भी केज में बंद होता है और वो अपने पास्ट के बारे में सोच रहा होता है कि कैसे वो हार्ड वर्क करके यहाँ तक पहुँचा, बट उसे आखिर में रॉयल प्लेस ने एंटर नहीं होने दिया क्योंकि वो सर्वेंट फैमिली से बिलोंग करता था। हेम बोल रहा होता है कि ये सब मेरी गलती है कि मैं सर्वेंट फैमिली में पैदा हुआ और इसके बावजूद मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और क्या वो जो 2 साल पहले हुआ था इंसिडेंट, इस सब में भी मेरी गलती थी। मास्टर हेजन यनकुंग से बोल रहे होते हैं कि हेम बहुत ही ज़्यादा दुख भरी मेमोरियों से गुजरा है। वो बहुत ही अच्छा डॉक्टर, इस वर्ल्ड को उसकी ज़रूरत है। मुझे पता है ये काफ़ी मुश्किल है कि हेम को चेंज करना, बट तुम ही वो पर्सन हो जो कि ये पॉसिबल कर सकती हो। यनकुंग पूछ रही होती है कि आप ये सारी बातें मुझे क्यों बता रहे हो। तो फिर मास्टर हेजन बोल रहे होते हैं कि जो तुम्हारी फेट है वो उसकी फेट के साथ अटैच है। कोई ना कोई रीज़न होगा कि तुम दोनों उस वर्ल्ड में मिले और तुम दोनों वापस यहाँ पर आए साथ में। मुझे पता है ये काफ़ी मुश्किल है, बट मैं आशा करता हूँ कि तुम उस लड़के की फ्रेंड बन सको। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। रात को हेम कुछ सोच रहा होता है, तभी वो अपनी पॉकेट चेक करता है, उसके अंदर उसका टूल केस होता है। फिर वो याद कर रहा होता है जब वो सियोल में गया होता है तो फिर वहाँ पर भी ये टूल केस उसके साथ ही होता है। फिर वहाँ पर एक सोल्जर आता है और वो हेम से बोल रहा होता है कि कल सुबह तुम्हें चंगचंग प्रोविंस में ट्रांसफ़र करा जा रहा है और मैंने सुना है कि उस जगह पर जैपनीज सोल्जर ने अटैक कर दिया है, तो फिर तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा वहाँ पर। फिर वो केस का ऑर्डर ओपन करता है, उससे बोल रहा होता है कि मिनिस्टर ऑफ वॉर ने ऑर्डर दिया है कि तुम आज रात के लिए बाहर जा सकते हो। वहाँ पर डूचिल भी खड़ा होता है। तो फिर सोल्जर डूचिल से बोल रहा होता है कि तुम्हें याद रखना होगा कि कल सुबह तक इसे वापस लाना है यहाँ पर। फिर वो दोनों बाहर चले जाते हैं। हेम बोल रहा होता है कि अब वाकई में मुझसे मिनिस्टर ऑफ वॉर मिलना चाहते हैं। तो फिर डूचिल बोल रहा होता है कि तुम्हें बात करने की कोई जरूरत नहीं है, बस तुम मुझे फॉलो करो। अचानक से डोजिल उसके सामने झुक जाता है और उससे बोल रहा होता है कि प्लीज़ तुम मेरी हेल्प कर दो। डोंग वैगे यनकुंग से मिल रही होती है, उससे पूछ रही होती है कि तुम मास्टर हिजनु को कैसे जानती हो। ये नाम सुनने के बाद यनकुंग चौंक जाती है और उससे पूछ रही होती है क्या ये वही हिजन है जिनने की प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन लिखी है। डोंग वैगे बोल रही होती है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो और वैसे भी हमारे पास टाइम नहीं है। फिर वो यनकुंग को अपने साथ लेकर वहाँ से जा रही होती है। काफ़ी देर तक चलने के बाद यनकुंग थक जाती है और वो एक जगह पर रुक जाती है। फिर वो दोनों वहीं पर आराम कर रहे होते हैं। डोंग मैके यनकुंग से पूछ रही होती है कि तुम्हारा क्या रिलेशनशिप है हेम के साथ। फिर यनकुंग बोल रही होती है कि मैं भी एक बात के लिए क्यूरियस हूँ कि तुम लड़कों के कपड़े क्यों पहनती हो। डोंग मैके बोल रही होती है कि मैं एक लड़का हूँ इस वजह से। तो फिर यनकुंग बोल रही होती है तुम मजाक मत करो, मुझे पता है कि तुम एक लड़की हो। क्या इसके बारे में हेम भी जानता है। तो फिर डोंग मैके बोल रही होती है हाँ, और वही अकेला पर्सन है जो कि मेरे बारे में जानता है कि मैं एक लड़की हूँ। फिर डोंग मैके उसका बैग लेते उससे बोल रही होती है कि तुम मुझे फॉलो करो, हमें हेम को बचाना है। हेम डोचिल के साथ उसके सर्वेंट क्वार्टर में होता है और वहाँ पर वो देख रहा होता है कि एक पेशेंट होता है और वो उसका छोटा भाई होता है और वो बहुत ही बुरी तरीके से घायल होता है। फिर डोचिल से बता रहा होता है कि मेरा भाई एक ऑफिशियल के यहाँ पर काम करता है और जो उनकी वाइफ है वो बहुत ही गुस्से वाली है। मेरे भाई को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, इस वजह से उसने कुछ स्नैक्स चुरा लिया और ये सब होते हुए उस लेडी ने देख लिया। फिर उसके बाद उसने बहुत बुरी तरीके से पीटा मेरे छोटे भाई को। हेम बोल रहा होता है कि अगर मैं इसका इलाज कर दूंगा वैसे भी ये मारा जाएगा। डोजल गुस्से में बोल रहा होता है कि तुम ये सब क्यों कह रहे हो, तुम इसका इलाज करोगे और ये मारा जाएगा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यकीन कर लूँ तुम्हारी बात पर।
हेम बोल रहा होता है कि तुम मेरी बात का यकीन करो, अगर मैं इसका इलाज करूंगा तो फिर इसके साथ में तुम भी हर्ट होगे। डूचिल बोल रहा होता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर मैं हर्ट हूँ या फिर नहीं। तभी डूचिल एक सिकल निकालता है और उससे बोल रहा होता है कि अगर ये मर गया तो फिर मैं तुम्हें मार डालूंगा। अगर तुमने उस दिन मेरी मॉम पर एक्यूपंक्चर अप्लाई किया होता तो फिर वो आज ज़िंदा होती। मैं नहीं चाहता कि मेरा भाई भी मेरी मॉम की तरह मर जाए। तभी वो रोने लग जाता है और फिर वो उसके सामने झुक रहा होता है और बोल रहा होता है कि प्लीज़ तुम इसका इलाज कर दो। डोंग मैकगे और युएन किंग सर्वेंट काउंटर के बाहर खड़ी होती है और वो अंदर देख रही होती है। तभी वहाँ पर दो सर्वेंट्स आती हैं और वो आपस में बात कर रही होती हैं। उनमें से एक सर्वेंट बोल रही होती है लगता है कि डॉक्टर हेम डूचल के छोटे भाई यानी कि डार्क से का इलाज कर रहे हैं। और जो दूसरी सर्वेंट होती है बोल रही होती है कि ये सब ठीक नहीं है, अगर ये बात हमारे लॉर्ड को पता चल गई तो फिर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएंगे। ये सुनते ही डोंग में परेशान हो जाती है और वहीं पर बैठ जाती है और वो बोल रही होती है कि डॉक्टर हेम को ये नहीं करना चाहिए। यूनकिंग उससे पूछ रही होती है कि तुम ये सब क्यों कह रही हो और अंदर कौन पर्सन है और उसे ट्रीट क्यों नहीं करना चाहिए उस पर्सन को। डोंग मैक के बोल रही होती है कि उस इंसिडेंट के बाद डॉक्टर हेम काफ़ी चेंज हो गए थे। अगर दोबारा ऐसा हुआ उनके साथ तो फिर इस बार पता नहीं क्या होगा। यूनकिंग पूछ रही होती है कि हेम के साथ क्या हुआ था, तुम्हें भी बताना होगा। हेम अभी भी उस रूम में होता है और वो याद कर रहा होता है। यूनकिंग ने उससे कहा होता है कि कोई भी डॉक्टर अपने पेशेंट को मरता हुआ नहीं देख सकता है। इसके बाद वो अपना टूल बॉक्स निकालता है और उसके भाई पर एक्यूपंक्चर अप्लाई करना स्टार्ट कर देता है। डोंग मैगे यनकों को बता रही होती है कि डॉक्टर हेम सीक्रेटली रात को सर्वेंट का इलाज करते थे और इसकी वजह से उन्होंने सारे नोबल्स की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया था। बट आज से 2 साल पहले डॉक्टर हेम ने एक फीमेल स्लेव की जान बचाई, वो मरने वाली थी। बट उसके मास्टर नहीं चाहते थे कि वो स्लेव की हेल्प करे, बट इसके बावजूद भी डॉक्टर हेम नहीं माने और उन्होंने उसे बचाया। बट जो स्लेव का ओनर था वो बहुत ही हाई ऑफिशियल था और उसकी रैंकिंग भी काफ़ी हाई थी। तो फिर से कुछ लोगों को भेजा और डॉक्टर हेमी को अपने साथ में पकड़ कर ले गए। उन्हें पहले से लाया गया और वहाँ पर पनिशमेंट दी गई और उन्हें जब तक पीटा गया जब तक कि वो बेहोश नहीं हो गए। और वो बहुत ही मुश्किल से बच पाए थे उस टाइम पर, अगर उनके पास मेडिसिन नहीं होती तो फिर शायद वो मर जाते। और जिस फीमेल स्लेव को उन्होंने बचाया था ट्रीट करके, उन्हें आखिर में उनके ओनर ने मार दिया। बट उस टाइम पर जो स्लेव की बेटी थी वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। तो फिर वो रिवेंज लेने के लिए अपनी मॉम के ओनर के पास गई उन्हें मारने के लिए। बट डॉक्टर हेम ने उस लड़की को रोक लिया क्योंकि अगर वो वहाँ पर जाती तो फिर वो भी मार जाती और वो लड़की थी मैं। डूचिल के भाई को होश आ गया होता है तो फिर डूचिल हेम से बोल रहा होता है कि एक ना एक दिन मैं तुम्हारी काइंडनेस का रिपे कर दूंगा। तभी अचानक से उनके रूम में मिनिस्टर ऑफ वॉर पहुंच जाते हैं और वो काफ़ी गुस्से में होते हैं। अपने साथ में कुछ लोगों को लेकर आया था, फिर वो उन्हें ऑर्डर देता है कि इन तीनों को बाहर निकाला जाए और उन तीनों को वहाँ से बाहर निकाला जाता है। मिनिस्टर ऑफ वॉर हेम को डांट रहे होते और बोल रहे होते हैं कि तुमने मेरी परमिशन के बिना स्लेव का इलाज कैसे किया, और तुम्हें पता भी है कि तुम एक क्रिमिनल हो और तुम्हें वैसे ही मारा जाना है। यनकिंग और डोंग मैके खड़े हो जाते हैं और ये सब देख रहे होते हैं। फिर मिनिस्टर ऑफ वॉर बोल रहा होता है मुझे पता है कि तुम लोली ब्लड से बिलोंग करते हो, बट मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बेवकूफ़ हो। क्या तुम्हें नहीं पता है कि तुम हम ऑफिशियल्स के लिए एक डॉग की तरह हो, जब भी हम बोलेंगे तब तुम अपनी टेल को हिलाओगे। तुम अपने स्किल्स की वजह से काफ़ी एरोगेंट हो गए हो, तो फिर मैं तुम्हें रियलाइज़ करूंगा कि तुम्हारे एरोगेंट होने का क्या रिजल्ट है। तभी वो ऑर्डर देता है अपने आदमियों को और बोल रहा होता है कि तुम डेक्से को मार दो यानी कि डूजल के छोटे भाई को। फिर वो सारे मिलकर उसको पीटना स्टार्ट कर देते हैं और आखिर में उसके छोटे भाई की वहीं पर डेथ हो जाती है। हेम और डोजिल ने मिनिस्टर ऑफ वॉर के सामने बोर डाउन कर रखा होता है। डोजिल अपने छोटे भाई के पास जाता है और वो रोने लग जाता है। फिर गुस्से में डोजिल एक स्टिक लेता है और वो मिनिस्टर ऑफ वॉर के पास जा रहा होता है उसे मारने के लिए। तभी वो आदमी उसे रोक लेते हैं और डोजिल को पीटना स्टार्ट कर देते हैं। फिर वो ऑर्डर देता है और बोल रहा होता है कि तुम इसे जब तक पीटो जब तक कि ये मर नहीं जाता है। ये सुनते ही हेम अपना सर ज़मीन पर पटकने लग जाता है और बोल रहा होता है मुझे पता है कि मैंने एक मॉर्टल सिन किया है। मैं एक लोली लाइफ हूँ जो कि अपनी जगह नहीं जानता हूँ कि मैं कहाँ पर बिलोंग करता हूँ। मैंने आप जैसे एक हाई रैंकिंग नोबल को अपसेट किया है और आप हमेशा ठीक ही बोलते हो कि मैं आप लोगों के लिए सिर्फ एक डॉग हूँ, जब भी आप कहोगे तभी मैं अपनी टेल को हिलाऊंगा। तभी मिनिस्टर ऑफ वॉर अपने आदमियों को रोक देता है और वो हेम से बोल रहा होता है लगता है कि तुम अपने सेंसेस पे वापस आ गए हो। हेम हाँ बोलता है और बोल रहा होता है कि वैसे ही मैं डॉग्स और पिग से काफ़ी वॉर्स हूँ। ये सब करने के लिए मैं मरना डिज़र्व करता हूँ, बट अगर आप मुझे मारोगे तो फिर आपके ही हाथ गंदे होंगे, इस वजह से मैं नहीं चाहूँगा कि आप मुझे मारो, प्लीज़ आप हम पे मर्सी करो। इसके बाद वो ज़ोर ज़ोर से अपना सर ज़मीन पर पटक रहा होता है, चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा होता है कि प्लीज़ अब हम दोनों की लाइफ को छोड़ दो। ये सब देखने के बाद यनकुंग भी रोना स्टार्ट कर देती है। फिर मिनिस्टर ऑफ वॉर अपने आदमियों को डरते हुए बोल रहा होता है कि तुम डूचिल और हेम को यहाँ से लेकर चले जाओ, और वो वहाँ से लेकर जा रहे होते हैं। जब हेम वहाँ से जा रहा होता है तभी वो वहाँ पर यनकुंग को देख लेता है।